ठीक, नाम डाल दिया था हम लोगों ने, रे ऑप्टिक्स। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा था? अभी 8वें चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जान चुके हैं कि ईएम वेव्स कैसी होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो कैसे ऑसिलेट करता है ना, सेम फेस है या फेस डिफरेंस है, या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन में क्या अंतर है, छोटी छोटी बातें जानी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी रफ्तार से चलती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, उसका मोमेंटम क्या होता है, इन सब बातों को हम जान चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चूँकि हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम ऑप्टिक्स को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। हालांकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी जानकारी ज़्यादा खास यूज होगी नहीं। अगर उसके बारे में हमको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये चैप्टर हमारा 10th क्लास से रिलेटेड है। 10th क्लास में जो हमने ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, लेंस और मिरर्स, लेंस फार्मूला, वही सब चीज़ें इसमें भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दी गई है, और बाद में हम इसमें इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स वगैरह। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम मिरर्स से, और शायद मिरर्स का जो मेन पोर्शन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम मिरर्स वाले पोर्शन को जल्दी से ख़त्म करते हुए लेंस पे आएंगे। ठीक है, बेसिक जानकारियाँ सबको पता होनी चाहिए। मिरर 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, लेंस 2 प्रकार के होते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारियाँ सबको पता होनी चाहिए। बताया सब कुछ जाएगा, लेकिन अगर ये पहले से नहीं पता है, इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, है। चलिए, तो जब कोई लाइट के बारे में ही पढ़ना है हमको इसमें। जब कोई लाइट या रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, इसको हम ऐसे नहीं बनाएंगे, वेव की तरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगले चैप्टर में ये ऐसे ही बनाएंगे, वेव ऑप्टिक्स है इसलिए। इस चैप्टर में हम केवल लाइट को एक एरो या लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है, तो वो एक ही समय पर 2-3 काम हो रहे होते हैं। जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट गिर रही है, उसका एक हिस्सा इस सरफेस से टकरा के वापस लौट जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट रे है, उसका एक हिस्सा इस मीडियम में घुस जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट लाइट है, उसका एक हिस्सा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलाना, वो अलग चीज़ है, बिखेरना वो अलग चीज़ है। तो अगर कोई भी लाइट किसी सरफेस पर गिर रही है, तो 3 काम हो रहे हैं। पहला, जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो इंसिडेंट लाइट है, उसका एक हिस्सा सरफेस पे गिर के वापस लौटेगा, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा हिस्सा उस मीडियम के अंदर घुस सकता है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तीसरा हिस्सा वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको कैच करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और थोड़ा सा मटेरियल गर्म हो जाता है। इस स्थिति में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक ही समय पर होने वाले ये तीनों केस हैं, लेकिन हम तीनों को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जिस समय रिफ्लेक्शन होता है उस समय रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जिस समय रिफ्रैक्शन हो रहा है उस समय रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तीनों काम एक समय पर हो सकते हैं। हो सकता है इन तीनों में से कोई 2 काम हो रहे हों। जैसे कि अगर हम इस दीवार की बात करें, इस दीवार पर अगर कोई लाइट गिरेगी तो वो केवल 2 ही काम करेगी, एक तो रिफ्लेक्शन होगा और दूसरा एब्जॉर्प्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई कांच की पट्टी है तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कांच को अगर हम धूप या बाहर रख दें तो वो गर्म हो जाती है। कांच की पट्टी अगर गर्म हो रही है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है। रिफ्लेक्शन के साथ ये भी हो रहा है। ठीक है, तो एक साथ तीनों काम हो सकते हैं, एक साथ कोई 2 काम भी हो सकते हैं। हम लेकिन पढ़ेंगे तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, और इस चीज़ को तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को हम नहीं पढ़ेंगे, बहुत कॉमन चीज़ है। जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे
उस समय हमारे दिमाग में रिफ्लेक्शन नहीं रहना चाहिए। जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे उस समय हमारे दिमाग में रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। हालांकि दोनों एक ही साथ होते हैं। जब हम दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद ये सब तुम्हारे लिए बहुत आसान काम होगा। तुम में से कई लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। ज़्यादा खास एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा शुरुआत के टॉप पॉइंट्स में, और जब हमको ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हमको पता है कि तुम्हें क्या नहीं पता है वो हमें बताना है। ठीक है, लिखिए ज़रा। हम सुर कर रहे हैं, सुर आएगा बार बार, इसलिए हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे थे। और धोखे से कहीं छींक आ गई। तुम पॉज करना जानते हो? बिना कैमरा में एक पॉज कर लोगे? सेव ना कर देना। लिखो, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, लला, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, पढ़ाई शुरू हो गई है और ऐसा दिख रहा है लोगों की संख्या को देख के कि हाँ पढ़ाई शुरू हो गई है। मैं बता दूं, जैसे ही मुझे ये लगेगा कि बच्चे इसका दुरुपयोग करने लगे हैं, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग गलत होता है, बच्चे हमारे रिकॉर्डिंग्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं और फिर उसको भी फिर ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं। अगर पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम पूरा वीडियो देख रहे हो अच्छे से, कैसे भी, या तुम ऑनलाइन देख रहे हो या डाउनलोड करके देख रहे हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ भी नहीं रहे हैं और अपने मन को ये भी तसल्ली दे रहे हैं कि रिकॉर्ड तो हो ही रही है, पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा खतरनाक स्थिति है। हमको जैसे ही मालूम पड़ेगा कि बच्चे इसका दुरुपयोग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का, हम रिकॉर्डिंग करना बंद कर देंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग केवल इस स्थिति के लिए रखिए कि जैसे कोविड आ जाए या बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में हम रिकॉर्डिंग को रखेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में तो हम और भी बंदोबस्त कर सकते हैं इसको बड़े स्केल पर, लेकिन ये कोई मतलब नहीं, आराम से बैठे करें, भजन करें। When light traveling in one medium falls on the surface of another medium, falls on the surface of another medium, the following effects occurs. पंखा तेज चल रहा है। The following effects occurs. पहला, जब भी कोई लाइट किसी मीडियम की सरफेस पर गिरती है तो ये काम होते हैं। पहला काम देखो क्या होता है। वन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, बेटा रफ्तार में लिखो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें समझनी में। वन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्ट, ये जो रिफ्लेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटिया तुम एब्सेंट बहुत ज्यादा करते हो, क्या हो गया था? वायरल यार हमको भी हो रहा है यार, सबको क्यों हो रहा है इतना, क्यों हो रहा है इतना वायरल? इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम घर पे रहते, घर पे हमारे यही कहा जाता है कि 5 दिन सही रहते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, फिर 5 दिन सही रहते हैं फिर बीमार हो जाते हैं, ऐसे आदमी से शादी हो गई। हम यहाँ देखते हैं ये नए लड़के, ये कभी सही नहीं रहते, हमेशा कोई खुल रखा है? नहीं, अपने घर पे बताते ना तो बीमारी रहते। ये तुम लोग देखो, तुम लोग बीमार होते हो और कोई खा देता, छींक देता है, हमें बीमार कर देते हो। इसीलिए दूरी बना के रखें हम, हैं? मास्क पहन के बोलेंगे हम। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऑर्डर कर देना मेरे लिए एक बढ़िया वाला हेलमेट। वन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, वन पार्ट ऑफ द, इस टाइम बहुत फैला, मौसम चेंज होता तब होता है। वन पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट, कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला लिखो,
ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, लाइन चेंज करके लिखो, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, ए पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम। हो सकता है एक हिस्सा दूसरे मीडियम में भीतर चला जाए सरफेस को पेनिट्रेट करके हुए। ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं, है ना। हाँ, उसके अलावा तो कुछ पढ़ते नहीं है, बहुत कुछ पढ़ेंगे 12th में। इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला लिखो, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्ब, the remaining third part is absorbed by the medium, the remaining third part is absorbed by the medium called absorption of light. जल्दी से चित्र बना लो। एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीडियम के भीतर घुस गया, और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके द्वारा एब्जॉर्ब हो गया। तो ये इंसिडेंट लाइट है, रे लिख दें, लाइट लिख दें, ठीक है, लाइट, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कैलीग्राफी तुमको भी आना चाहिए, इस टाइप से कैसे क्या लिखते हैं। प्यास लगी यार, गर्म पानी चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, इंसिडेंट लाइट, थोड़ा जल्दी। सिलेबस चला, सिलेबस सामने बैठ के पढ़ने में ही अच्छा लगता है, ठीक। हो गया, हेडिंग डालो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अपन टाइम पास नहीं करेंगे, रफ्तार में आगे बढ़ते जाएंगे, जो नई चीज़ मिलेगी उसको बताएंगे अच्छे से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी बच्चे को अगर कोई भी बात जैसे कि इंसिडेंट क्या होता है ये सब ना समझ में आता, हमसे ज़रूर पूछ लो, उसमें कोई बुराई या कोई शर्म वाली बात नहीं है। जो लाइट रे गिरती है, जो लाइट गिर रही होती है, किसी सरफेस पर गिरती है, गिरने वाली लाइट को इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। लिखो, लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिख लिया। रिफ्लेक्शन जानते हो ना, लाइट किसी सरफेस पे गिरे और गिर के वापस लौट आए उसी मीडियम में, उसके भीतर ना घुसे, भीतर घुस गए तो रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे, फिर उसे गिरे और वापस आ जाए, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसे क्या बोलते हैं? ये स्मूथ सरफेस से भी होता है, ये रफ सरफेस से भी होता है। रफ सरफेस पे गिरती है तो वापस बिखर जाती है, लेकिन वापस आती है, ठीक है। तो लिखो जरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, कैसी बैक? बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम smooth and shiny surface, from smooth and shiny surface, the bouncing back of light from smooth and shiny surface called reflection of light. कोई नई बात इसमें, कोई नई जानकारी, कोई ऐसी कि हाँ अरे हमको तत्व ज्ञान मिल गया, इसमें नोबेल प्राइज देने की कुछ नहीं है। डायग्राम बनाओ।
स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, किसी सरफेस पे गिर के बाउंस बैक होना, किसी सरफेस गिर पे वापस आ जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, होता सब एक ही साथ है लेकिन हम पढ़ेंगे अलग अलग। ये कोई शाइनी सरफेस है, स्मूथ शाइनी सरफेस, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बेटा जब भी रिफ्लेक्शन होता है, जब कोई रे गिरती है और उठती है, ये बहुत कॉमन फिनोमेना है और बहुत साधारण सी बात है, इसीलिए हम इसको बचपन से पढ़ते हैं। तुम्हें याद हो रिफ्लेक्शन हमने पहली बार कक्षा 7 में पढ़ा था, फिर हमने 8th में भी पढ़ा, फिर हमने 10th में भी पढ़ा और अब 12th में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ है। ठीक है, छोटे से ही इसको पढ़ाते हैं। और 12th क्लास में हम जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि प्रोबेबिलिटी जैसे एक चीज़ है जिसको हम क्लास 2nd क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी 2nd क्लास में तो पढ़ते हैं, 2nd में भी पढ़ते हैं, 3rd में भी पढ़ते हैं, और धीरे धीरे 12th में आके वो अपने रूप में आ जाती है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। गिरी उठी, गिरी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? अब बेटा जिस समय रिफ्लेक्शन होता है, लला पूत सुनो, जिस समय रिफ्लेक्शन होता है उस समय लाइट कुछ नियम को फॉलो करती है, जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन के समय लाइट कुछ नियम को फॉलो करती है, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे कि अगर हमको आगे पढ़ना है तो लॉज को जानना जरूरी है, कोई नई बात नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गिरने वाली लाइट को हम कुछ और नाम देंगे, उठने वाली लाइट को हम कुछ और नाम देंगे, नहीं तो हम कंफ्यूज्ड रहेंगे। अगर दोनों को हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, हमें कन्फ्यूजन रहेगा। तो गिरने वाली लाइट को हम क्या नाम दे रहे हैं? उठने वाली क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और जो एंगल्स नापे जाएंगे वो एंगल्स नॉर्मल टू द सरफेस से नापे जाते हैं। कहाँ से नापे जाते हैं? नॉर्मल टू द सरफेस। ये कोई रे नहीं है बेटा, ये कोई रे, हाँ, ये मत समझ लेना बाद में कि ये भी एक रे है, ये भी एक रे है, ये भी एक रे ना। रे केवल ये थी और ये थी, रिफ्लेक्शन हो गया। अब प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम्हें उसे समझ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन करोड़ों साल से हो रहा है, आदमी कुछ अभी पैदा हुआ है, उसकी जिज्ञासा है कि वो रिफ्लेक्शन को समझना चाह रहा है, तो उसने एंगल नापे कि इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारे एंगल कहाँ से नापे जाएंगे? नॉर्मल से नापे जाएंगे। देखो एरो भी हमारा बता रहा है कि एंगल कहाँ से नापा जा रहा है, यहाँ से, नॉर्मल से नापा जा रहा है। समझ रहे हो? जिस पॉइंट पे गिरेगी इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ। टाइम खराब नहीं करेंगे ज़्यादा, तो ये डायग्राम में अपना ये सब बना लो। इसको बोलते हैं नॉर्मल। कौन सा मल? नॉर्मल। परपेंडिकुलर, नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, इनमें अंतर पता है ना सबको? तीनों ही एक दूसरे, तीनों ही पर्यायवाची लग रहे हैं क्या? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? हाँ, और नॉर्मल क्या होता है? ऑर्थोगोनल क्या होता है? जब दो लाइन 90 डिग्री पे होती हैं तो उन्हें बोलते हैं कि ये परपेंडिकुलर हैं, दोनों लाइनें कैसी हैं? एक सरफेस और एक लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये क्या है? क्योंकि ये एक सरफेस है, सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है, इसको नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जब दो सरफेस परपेंडिकुलर होते हैं तो उन्हें ऑर्थोगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन होती है तो परपेंडिकुलर, सरफेस और लाइन तो नॉर्मल, और दोनों सरफेस अगर परपेंडिकुलर है
जैसे ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये ऑर्थोगोनल बोली जाएगी, है ना? ज़्यादा नहीं पता ना, हमको उतना ही पता है जितना तुम्हें पढ़ाना है। लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पूछ रही थी वैसे, सुनाया नहीं मैंने। मेरिडियन नहीं पता तुम्हें? हम जाने क्या बोले। जुकाम में सुनाई भी कम देता है ना, इसे कान में भी भर जाता है क्या वो, ऐसा गीला गीला जो होता है वो क्या होता है। लिखो लॉज ऑफ म्यूकस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, पहले लिखो। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, डायग्राम तो बना ही लिया था ना, कुछ नई बात भी नहीं, सब वही 10th वाला डायग्राम है, 8th क्लास में भी बनाया था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, reflected ray, incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane। दूसरा लॉ लिखो जो बहुत फेमस लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई फालतू की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वो एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, डायरेक्ट लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गया, नीचे लिख लो एंगल आई बराबर एंगल आर, सब जानते हो ना? ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्या इसकी प्रैक्टिस कराएं? कितने लोग मांगते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर की प्रैक्टिस हो जाए? बहुत अच्छे। एक दो अच्छे सवाल भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, इतना भी कमजोर टॉपिक नहीं है ये। देखो देखो एक सवाल होमवर्क के लिए आपने देख लेना, मैं होमवर्क जैसे मान लो ये मेरा है, क्या है ये, तुम्हें लग रहा है छोटी चीज़ है तो उसका फिर होमवर्क, ऐसे थोड़ी सवाल बनेगा 12th क्लास में। रे गिरी 45 डिग्री पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बता, ये थोड़ी 5 नंबर का सवाल हो गया ये। ऐसा है, देखो ये मिरर है, क्या है, यहाँ पे ऐसे लेजर गिर रही है, क्या गिर रही है? लाइट गिर रही है, और लाइट यहाँ से उठ रही है वहाँ पहुँच रही है, ठीक है। अगर हम मिरर को थीटा डिग्री टिल्ट करें, अगर हम मिरर को, हमने लाइट को नहीं छुआ है, ध्यान रखना, इससे थीटा डिग्री नहीं टिल्ट किया है, ऐसे करके ऐसा नहीं किया है, ये जहाँ है वहीं है। अगर हम मिरर को थीटा डिग्री ऐसे टेढ़ा करें किसी भी एक तरफ, अगर मिरर को थीटा डिग्री टेढ़ा करें तो एंगल आर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जरा सोचें। यहाँ चलिए लिखिए। अच्छा, जो एंगल आई एंगल आर ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ है थोड़ा। चलिए लिखिए जरा, पन्ने के बिल्कुल बीच में हेडिंग डालिए, स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, तुम लोग जानते हो ना प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर जिसको हम समतल दर्पण भी बोलते हैं, प्लेन मिरर वह मिरर है जिसका यूज हम सुबह सुबह मांग काटने में करते हैं, और ये बहुत अच्छा मिरर होता है जिसमें जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज दिखता है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर इमेज दिखती है, सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधी इमेज दिखती है, उल्टा ऑब्जेक्ट है तो उल्टी इमेज दिखती है। इस टाइप का मिरर, साधारण सा मिरर, सीधा साधा मिरर प्लेन मिरर कहलाता है ना। चलिए लिखिए जरा स्फेरिकल मिरर्स।
स्फेरिकल मिरर देख लो, इधर भी देख लो, देखो ऐसा है कि हमारे पास एक कांच का गोला है। किसका गोला है? कांच का गोला है। जैसे गोल गोल मान लो, देखा नहीं तुमने, कोई चीज गोल ले लो, जैसे कद्दुआ ले लो, कद्दू ले लो, है फुटबॉल, ये क्या? अच्छा फुटबॉल भी होता है कुछ, हाँ फुटबॉल लेकिन अच्छी नहीं। कद्दू ले लें, क्या ले लें, या लौका ले लें। देखो ये हमारे पास कांच का गोला है, खोखला लला ए, कांच का खोखला गोला, कांच का और लो। अगर हम इस गोले को ऐसे काटें, अगर हम इस गोले को यहां से ऐसे कचर 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 काट दें, अगर इस गोले को ऐसे काटेंगे तो तुमको इसके दो हिस्से दिखाई देंगे। दूसरा हिस्सा यहां होगा, है ना, इसे काटोगे तो ऐसा हिस्सा बाहर निकलेगा ना। हाँ ये जो हिस्सा है इसी को बोलते हैं, ये मिरर बनने वाला है हमारा। क्या बनने वाला है? कुल मिला के जो स्फेरिकल मिरर बनते हैं वो कांच के गोले से काट काट के बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक ऐसे कट मार दिया, एक यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, एक यहाँ से निकाल लेंगे, ऐसे करके काफ़ी सारे मिरर्स हमारे निकल आएंगे। कांच के गोले से काट काट के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसा मिरर बनेगा? दो टाइप के होते हैं, नाम सबको पता है ना। ये उस पर डिपेंड करेगा कि तुम पेंटिंग किधर कर रहे हो, पुताई किधर कर रहे हो। मान लो तुमने पेंटिंग इधर कर दी, अगर तुमने पेंटिंग तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और मान लो अगर तुमने पेंटिंग इधर कर दी तो कॉनकेव बन जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कुल मिला के स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर कांच के गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनमें हम एक तरफ पुताई कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, तो अपोजिट फेस चमकदार हो जाती है। कैसी हो जाती है? शाइनी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चमकदार हो जाती है, शाइनी। कैसी हो जाती है? अगर हमने भीतर की तरफ पेंटिंग कर दी तो ये सरफेस शाइनी हो जाएगी। इसको जुकाम है, शाइनिंग बोले, शाइनी बोले, नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? चमकदार सुनो, गांव के बच्चे हो, कोई बात नहीं। अगर हमने भीतर पेंटिंग कर दी तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाली सरफेस अगर शाइनी है तो कॉन्वेक्स बोलते हैं। और बाहर पेंटिंग कर दी तो भीतर वाली शाइनी सरफेस बन जाती है, तो इसको कॉनकेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अच्छा, इसमें कोई ऐसी बात है कि अरे एकदम नई बात, एकदम नई खोज कर दी इनने? नहीं, कुछ नहीं। तो लिखो जरा, ये तो हमने गोला ऐसे ज्यादा ही मिरर निकाल दिए इसमें से। देखिए ये स्फेरिकल मिरर, यार बच्चे पढ़ नहीं रहे। स्फेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लोग वीडियो देख के अगर देख रहे हैं और देख के पढ़ रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते फिरें चलें, बनाते चलें, जिससे कि हम अपने नोट्स को कल पे ना डालें, क्योंकि कल भी क्लास आएगी। तो कल के नोट्स फिर परसों पे डालोगे, हैं? इतने नोट्स छूट गए होंगे, कोई बात नहीं। ए स्फेरिकल मिरर इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ए पार्ट ऑफ, लला लिखो, विच इज ए पार्ट ऑफ hollow sphere, hollow sphere।
स्फीयर है, ऐसे यहां से काटो, ये चीज मिरर बनने वाली है। क्या बनने वाली है? यहां पे आ गया। अगर हम इस तरफ पेंटिंग कर देंगे तो एक मिरर बन जाएगा, और यही अगर हम इस तरफ पेंटिंग कर देंगे तो दूसरे टाइप का मिरर बन जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया? पेंटिंग। क्या किया हमने? पेंट किया हुआ है, पॉलिश। हाँ, लिखो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, जितना तुम्हारे सामने बनाओ उतना डायग्राम बनाओ, जितना डायग्राम तुम्हारे सामने बना। हाँ, गोला बनाओ, गोला से काटो, काट के बाहर निकालो, एक तरफ पुताई करो, एक तरफ पुताई करो, लिखो पेंटिंग। पेंटिंग, बढ़िया, पेंट किया हुआ है, पॉलिश बोल दिया इसको। नए नए शब्द लिख के ऐसा लगता है कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। पहले जुकाम ठीक हुआ करते थे, 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाते थे। अब जुकाम पता नहीं कैसे हो रहे हैं? हाँ, 10-10 दिन तक ठीक नहीं होता जुकाम, और ठीक होता है 3 दिन ठीक होता है, फिर हो जाता है। इम्यूनिटी ठीक नहीं है। अब वो च्यवनप्राश खाएंगे इस बार, उससे ठीक हो जाती है ना। हाँ, बुढ़ापे पे वैसे भी खाना चाहिए। बनाओ, डायग्राम बनाओ। देखो, हम बातें इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, बना के बैठे हैं। तुम काहे के लिए हमसे बातें करने लगते हो? डायग्राम बनाओ, आगे बढ़ो। There are 2 types of spherical mirrors. There are 2 types of spherical। पता है, शुरुआत के 3-4 दिन तुमको ऐसा लगेगा यार इसकी फोटो डाल देते हैं, हम नोट्स बना लेते, लेकिन ठीक नहीं लगता वो। There are 2 types of concave mirror। There are 2 types of spherical mirrors। There are 2 types of spherical mirrors। पहला लिखो, concave mirror, कॉनकेव मिरर, डैश लगाओ छोटा सा, कॉनकेव मिरर, डैश लगाओ छोटा सा। इनमें से बताओ कॉनकेव मिरर कौन सा? ये वाला या ये वाला? ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। इसको बोलते हैं कॉनकेव। जब हम किधर पेंट करते हैं, बाहरी सरफेस जो बाहर की तरफ उभरी हुई है, उस सरफेस को अगर हम पेंट करते हैं तो भीतरी सतह, भीतरी सरफेस शाइनी हो जाती है, चमकदार हो जाती है। इसको कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। और जब भीतरी सरफेस पर पॉलिश करते हैं या पेंट करते हैं तो बाहर की जो उभरी सतह होती है वो शाइनी और चमकदार हो जाती है। इसको कॉनवैक्स बोल देते हैं। चलो लिखो, व्हेन बी पॉलिश, थोड़ा जल्दी लिखो भैया, नहीं कोई ये पूछेगा तुमसे कहाँ पॉलिश करे, कॉनकेव बने, ये थोड़ी पूछता है कोई। व्हेन बी पॉलिश बल्जिंग साइड ऑफ मिरर, कौन सी होती है ये? उभरी हुई सतह, बल्जिंग, ये इंग्लिश का शब्द है? उभरी सतह। व्हेन बी पॉलिश बल्जिंग साइड ऑफ मिरर, बल्जिंग नहीं जानते हो? ए यार छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, कल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। 100 साल का होगा। है? हाँ, मेरी खत्म हो गई, मैं तो बोलने लगा। देखो, ऐसे नहीं बोलते हम, शर्माते हैं। When we polish bulging side of mirror, its inner surface becomes shiny। लिखते जाओ, टाइम पास नहीं करो। Its inner surface becomes shiny। भीतर वाली सरफेस कैसी हो जाती है? शाइनी हो जाती है, चमकदार हो जाती है। It is called concave mirror। It is क्या called? Concave mirror।
कल तुम्हें जुकाम होगा तो हम भी चिढ़ाएंगे। अगला लिखो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, बाहरी सरफेस शाइनी हो जाए, भीतरी सरफेस पर पॉलिश करें। व्हेन वी पॉलिश इनर सरफेस ऑफ द मिरर, ये इसी गोले से काट के निकाले गया है। व्हेन वी पॉलिश इनर सरफेस ऑफ मिरर, कॉमा, जब हम भीतर वाली सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, कॉमा, इट्स बल्जिंग सरफेस बिकम शाइनी, उभरी हुई सतह शाइनी हो जाती है। इट्स बल्जिंग सरफेस बिकम शाइनी, इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। लिखो शामिल आगे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। Some important definitions। तो जरा मुझे बताओ, स्फेरिकल मिरर्स कहां से बनाए जाते हैं? कांच के गोले से काट के जो कांच बचती है उसे फिर इधर पुताई कर दो या इधर पुताई कर दो, इधर पेंटिंग करें, इधर, उस हिसाब से बनते हैं। ठीक है, पहला लिखो पोल। क्या लिखो? पोल। पोल याद आया ना तुम्हें? क्या पढ़ाने चाह रहे हैं हम? ठीक, हाँ, क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, हमें क्या पढ़ाना है? पोल। पोल क्या होता है? देखो, जैसे ये मिरर है, ये क्या है बेटा? शांति सुनना, इतने में से हमने इतने काट लिया, बचा ये मिरर है। अगर हमने इधर पॉलिश कर दिया तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा, इधर पॉलिश कर दिया तो ये मिरर है। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है ये है, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? ये मिरर का सेंटर पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? पोल। कोई ऐसा सेंटर पॉइंट तुमको मिरर में नहीं दिखाई देगा, कोई ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस तुमको मिरर में नहीं दिखाई देगी, कोई ऐसा फोकस पॉइंट तुमको इस मिरर में नहीं दिखाई देगा, कोई सेंटर ऑफ कुछ नहीं दिखता है। लेकिन ये पॉइंट्स, ये लाइन, ये एक्सिस हम अपने मन से बनाए हैं, क्योंकि हमको पढ़ना है, समझना है कि मिरर्स में इमेजेस कैसे बनती हैं। यहाँ इमेज रखते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ पहुँच जाती है, कैसे बनती है। अगर हम स्फेरिकल मिरर्स की इमेजेस या उससे रिफ्लेक्शन को समझना चाहते हैं तो हमको कुछ अपने रेफरेंस लाइन या कुछ पॉइंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा। बहुत फेमस होते हैं ये, इसलिए हम इनको पहले से ही पॉइंट करके रखते हैं कि ये चीज़, इसको ऐसा नाम देंगे, इसको ऐसा नाम देंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अब मान लो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट तुम यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमने एक बता दिया कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? यही ऑब्जेक्ट रखो, इधर खिसका सकते हो, खिसका के मिरर के पास ला सकते हो, खिसका के मिरर से दूर ले जा सकते हो। अब पढ़ो तुम्हें क्या पढ़ना है। यहाँ रखो तो इमेज कहाँ गई, यहाँ रखो तो इमेज कहाँ पहुंची, यहाँ रखो तो इमेज कहाँ पहुंची। ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, तो रिफ्लेक्शन ही नहीं समझ पाओगे इसका। तो एक हमने रेफरेंस लाइन बना दी अपनी, ये केवल अपनी सहूलियत के लिए, चीज़ को सरल करने के लिए, समझने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, ढूंढने जाओगे तो मिरर में ये सब लाइनें और ये पॉइंट्स नहीं दिखाई देंगे। तो लिखो जरा पोल क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का बिल्कुल मध्य बिंदु। जुकाम में अदरक बहुत अच्छा मतलब काम करती है, लेकिन सुबह से हम काफ़ी खा चुके हैं, बहुतायत में ना हो जाए। नहीं अब नहीं खा रहे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P, कैपिटल P। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P। अगला लिखो सेंटर कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ले ला। ये मिरर है, क्या है बताओ, कौन सा मिरर है ये बच्चे बहुत होशियार हो गए, मुझे कुछ पढ़ाना ही नहीं है, पहचान तो लेते ही ये, बस समझाना है थोड़ा। देखो ये हो गया पोल, ये क्या हो गया कैपिटल पी, मध्य बिंदु। देखो ये जो कर्वेचर दिख रही है ना तुमको, ये जो कर्वेचर दिख रहा है तुमको, इसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सेंटर क्या बोलते हैं, तो इस कर्वेचर का सेंटर कहाँ होगा, देखो ये किसी ना किसी हॉलो स्फीयर से काट के बनाया गया है, ये किसी ना किसी हॉलो स्फीयर से काट के बनाया गया है। ये हॉलो स्फीयर जो होगा उसका सेंटर कहाँ है, यहां कहीं है। ये किसका सेंटर है, पूरे हॉलो स्फीयर जिससे ये काट के बनाया गया है, इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर की भी यही सेंटर है। जैसे लला, जैसे ये सर्किल है, ये क्या है, ये क्या है उसका, ये सेमी सर्किल का भी सेंटर है क्या है, सेमी सर्किल का भी सेंटर है क्या, क्या ये इस आर्क का भी सेंटर है, क्या ये इस आर्क का भी सेंटर है। ऐसे ही ये जो सेंटर है वो इस कर्वेचर का सेंटर है, समझ रहे ना। क्या ये इस आर्क की रेडियस है, सेंटर तक जाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं ना, ऐसे इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, सेंटर तक जो लाइन जाएगी उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक, सेंटर ऑफ, लिखो इट इज द सेंटर ऑफ, बेटा लिखो अनमोल, कल तुम लोग काफी भारी मात्रा में एब्सेंट हुए, ऐसा दोबारा ना करें। इट इज द सेंटर ऑफ, अच्छा नहीं लगता हमको भी, कहाँ पढ़ा रहे तो फिर बच्चे आए अच्छे से तभी ठीक लगता है, केवल इस बहाने नहीं कि हम ऑनलाइन देख लेंगे तो ये ठीक नहीं है। इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, स्फीयर का सेंटर, इट इज सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर जिससे ये काट के बना है। इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर फ्रॉम विच मिरर फॉर्म, फुल स्टॉप। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। मिट्टी समझ में आ रहा है। चलिए डायग्राम बना दीजिए, एक ही बार एक ही डायग्राम बनवाएंगे, इसी में सारे पॉइंट्स दिखा देंगे। हॉलो स्फीयर बना दो, कैपिटल सी, सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये पोल है, ये मिरर का सेंटर है और ये स्फीयर का सेंटर है। हो गया। चलिए अगला लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस
क्या होना चाहिए, PAL होना चाहिए या PLE? क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर से होते हुए जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर से सुन लो, ये कोई रियल लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर से होते हुए जाती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी इमेजेस बनेगी इसी पर बनती हैं। ठीक है, चलिए लिखिए जरा। द इमेजिनरी लाइन P तक तो मैं बता सकता हूं, आगे का तुम देख लो। द इमेजिनरी लाइन passing through the imaginary line passing through the pole and center of curvature, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। देखो टाइम पास हो रहा है थोड़ा सा है। अगला देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों लिखवाएं ऐसी, बस बता दे है? हाँ ये ठीक रहेगा, ये कॉमन चीजें है ना, डेफिनेशंस। क्या आया, 3-4 डेफिनेशन बची हैं केवल। लिखो रेडियस ऑफ कर्वेचर। टाइम हो गया, जाना कुछ दूसरी कोचिंग जानी है? अच्छा चल नहीं, अच्छा 11th वालों का दर्द नहीं है तुम्हें?